जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, हम उत्तर प्रदेश पुलिस और समीक्षा अधिकारी हूँ, ठीक है। इन दोनों परीक्षाओं और अन्य भी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम जीएस और हिंदी क्रमशः पढ़ रहे हैं, जिनमें से हिंदी की पिछली कई क्लासें हो चुकी हैं, इनको आप कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे पूरी संभावना है कि परीक्षा में आपके बहुत ही सहूलियत प्रदान होगी, ठीक है। और इसी तरह जीएस है, जीएस के अंतर्गत जिसमें जीएस के सभी पाठ समाहित होते हैं। उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स अन्य सभी चीज़ें उसी क्लास में समाविष्ट होते हैं, जिनमें से कुछ क्लासें हो चुकी हैं और भी कुछ क्लासें आगे आएंगी। उन्हीं उन्हीं क्रम में एक क्लास आज हम पुनः देखते हैं और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे आज देखना है हमें कला एवं संस्कृति। क्या देखना है? कला एवं संस्कृति। यानी कला एवं संस्कृति जिनसे सवाल पेपर में आता ही है, अक्सर नहीं आता बल्कि आता ही है, ठीक है। तो इनको हमें ध्यान में रखना है, जो कि याद करना पड़ता है, लेकिन हम कुछ कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है वो याद भी हो जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। पहली बात तो कला एवं संस्कृति ये क्या होता है। देखिए, जो लिखा हुआ है समय कम लगे, विश्लेषण ज़्यादा हो सके, इसके लिए पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं, जो कला एवं संस्कृति है इससे सवाल अहम रूप से बनते हैं। आपको अगर सही से स्पष्टता दिखाई दे न देता हो, आप विशेष तौर से विश्लेषण पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। आवाज़ तो सुनाई पड़ती ही होगी, है ना। देखिए, कला एवं संस्कृति अर्थात आर्ट एंड कल्चर। क्या? आर्ट एंड कल्चर। देखो, किसी भी देश की या किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य क्षेत्र कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसकी कला एवं संस्कृतियाँ ये दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृति कहाँ निवास करती है। जो संस्कृतियाँ हैं उनको हम भविष्य के लिए संरक्षित रख करके एक विशेष प्रकार की कलाकृतियों में समाविष्ट करते हैं, ठीक है। जिनमें से हम समझ सकते हैं कि अपने इष्ट देव हैं, इनको हम भावी जो पीढ़ियाँ हैं उनको बताने के लिए जैसे मूर्तियों में उकेर सकते हैं, ठीक है। चित्रकला के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें से आपने इतिहास में सीखा भी होगा, ठीक है। अब यहीं से कुछ सवाल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से देख लीजिए। आपसे कभी पूछा जाए चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल, ध्यान रहे, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के, मुगल काल में जहांगीर के शासन काल को माना जाता है। ये जो जहांगीर का शासन काल है इसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसमें चित्रकला का विकास अहम रूप से हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी बड़ी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए चित्रकला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप जानते हैं हमीदा बानो बेगम था, अर्थात हुमायूं की जो पत्नी है, जो ईरान से लेकर के आया था। कहानी विशेष रूप से आप समझते ही होंगे, ठीक है। तो चित्रकला की शुरुआत पूछा जाए तो आपका हो जाएगा हुमायूं के समय से, लेकिन सर्वोच्चता पर कहाँ पहुंची, तो जहांगीर के समय में इम्पॉर्टेंट रूप से। लेकिन चित्रकला के लिए अलग विभाग की स्थापना अकबर के समय होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं पर स्थापत्य कला की बात करते हैं। स्थापत्य कला जैसे बिल्डिंग निर्माण आदि। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल अक्सर आपने पढ़ा होगा शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश रूप से बिल्डिंग निर्माण हुई, जिनमें से आप जानते हैं ताजमहल सबसे शुमार माना जाता है, ठीक है। ताजमहल क्या है, ध्यान रखना होगा, ये एक कब्रगाह है, ना कि कुछ और, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए बिल्डिंग निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, बिल्डिंग निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, बिल्डिंग निर्माण की शुरुआत आप समझ सकते हैं किसके समय से, बाबर के समय से हो जाती है। लेकिन इसका सर्वोच्चतम काल शाहजहां के समय माना जाता है। लेकिन इसकी जो है एक विशेष प्रकार से विभाग की स्थापना कहाँ होती है, ध्यान रखेंगे, वह है अकबर के काल में, इस बात को समझ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है, तो आप समझ जाएंगे वो हो जाएगा गुप्ता एम्पायर अर्थात गुप्त काल, इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। आपसे सवाल है गुप्त काल केंद्रीकृत व्यवस्था थी या विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, गुप्त काल का संस्थापक कौन था, गुप्त काल का प्रथम
पावरफुल शासक कौन था, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूर्ण आक्रमण किसके समय हुए, ठीक है। किसे धरणीपुत्र के नाम से जाना जाता है या धरणी बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गुप्त काल का परम प्रतापी राजा कौन था, गुप्त संवत किसने चलाया, और जो है आप समझ सकते हैं विक्रम संवत किसने चलाया, इस बात को आप जरूर बताएंगे, ठीक है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो, कला एवं संस्कृति आप समझ गए होंगे। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा त्योहार या उत्सव, लोक नृत्य या लोकगीत, ठीक है। हम बताएंगे चित्रकला और स्थापत्य कला, जिनमें से इतनी बातें हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। लेकिन हम आज देखते हैं त्योहार या उत्सव, इन्हें हम विशेष तौर से ध्यान देंगे, ठीक है। कम शब्दों में ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, आपसे कभी पूछा जाए कि जो नव वर्ष है, नव वर्ष मतलब न्यू ईयर आप मनाते होंगे, सभी मनाते हैं, ठीक है। इसमें भारतीय कैलेंडर अर्थात शक संवत, ठीक है। नव वर्ष किस पर आधारित है, भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत जो है, इसकी शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में अर्थात 78 एडी में कनिष्क के द्वारा किया जाता है। जो शक शासक होता है, यानी शक शासक में प्रतापी राजा होता है, आप समझ सकते हैं, जिसे कुषाण डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। आप बताइएगा कुषाण डायनेस्टी अर्थात कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो आप जानिएगा कुजुल कटफिसस, विम कटफिसस और कनिष्क। कुजुल कटफिसस कुषाण वंश का संस्थापक है। विम कटफिसस ऐसा है जिसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ऐसे तो देखा जाए सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए, लेकिन सबसे शुद्धतम रूप से स्वर्ण सिक्के आपसे पूछा जाए कुषाणों ने चलाए, और सर्वाधिक रूप से स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने चलाए, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका सबसे पावरफुल शासक होता है कनिष्क, ठीक है। कनिष्क वही है जिसके समय क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आप ध्यान रखेंगे, बौद्ध जो साम्राज्य सॉरी जो बौद्ध वंश था, अर्थात कह सकते हैं कि जैन धर्म है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्हें हम पंथ के नाम से भी जानते हैं। जो बौद्ध धर्म है, इसकी पहली संगीति कब होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसकी पहली संगीति अक्सर पूछा जाता है राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, पावापुरी मत करना, ठीक है। और चौथी हुई थी कश्मीर, कुंडलवन। कश्मीर में कुंडलवन नाम का प्रांत क्षेत्र है, वहाँ पर हुई थी। और बहुत पहली जो है राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। इनका कभी शासनकाल पूछ लेता है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में होता है। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 में होता है। तीसरी को 251 ईसा पूर्व में होता है, और जो चौथी होती है वो प्रथम शताब्दी या 78 ईस्वी की समीपस्थ होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अक्सर पूछता है पहली बौद्ध संगीति हुई उसका समय शासक कौन था, तो उस समय जो है आपको ध्यान रखना होगा अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का शासक होता है। अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति के समय रहा। दूसरी बौद्ध संगीति के समय कालाशोक था, जो शिशुनाग वंश से संबंधित था, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगीति के समय मौर्य वंश से संबंधित अशोक था, और चौथी बौद्ध संगीति के समय जो है कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर अगला सवाल पूछेगा कि पहली बौद्ध संगीति यानी सभी बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष पूछता है, तो आपको ध्यान रखना होगा पहली बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष था कौन, महाकश्यप। दूसरे में जो हुआ सर्वकामी, तीसरे में मुगल पुत्र तिस्त था, और चौथे में वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, इस बात को समझ जाइएगा, ठीक है। और भी
जैसे यही पर त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए, इनकी सबकी बात हम फिर से बाद में करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने संपूर्ण विश्लेषण कर दिया। अगर देखिए आपसे पूछा जाए जो 9 वर्ष है, ठीक है, 9 वर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष का पहला माह ध्यान रखेंगे कौन होता है, चैत्र, ठीक है, और अंतिम माह फाल्गुन होता है, इस बात को समझ जाएंगे। चैत्र किस माह में होता है आप बताइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 वर्ष को तमिलनाडु में पुथांडो के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। जो 9 वर्ष है इसको तमिलनाडु में किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, हो जाएगा पुथांडो। क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, पुथांडो के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में कुछ और जान लीजिए, तमिलनाडु में एक तूतीकोरिन नाम का पोर्ट भी है, ठीक है, इसकी राजधानी चेन्नई, इसे पूर्व में मद्रास कहते थे। आपको बताना होगा कौन सा धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका हेडक्वार्टर मद्रास के अड्यार में था, ठीक है, जरूर बताइए। अगला है 9 वर्ष को आंध्र प्रदेश में, 9 वर्ष को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगाड़ी कहते हैं। क्या, उगाड़ी, ध्यान रखना होगा। आपसे पूछा जाए उगाड़ी महोत्सव, ध्यान रखना होगा, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है, जो 9 वर्ष का ही बदला हुआ रूप है, समझ जाइएगा। कर्नाटक में चैत्र सुधा पदयामी, ठीक है, ये भी महोत्सव मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको इम्पोर्टेंट है, पुथांडो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये 9 वर्ष है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ त्योहार हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये त्योहार किसी एक धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। देखिए कौन कौन है, जैसे गणगौर महोत्सव, इम्पोर्टेंट है। गणगौर महोत्सव कैसा है, ये धर्मनिरपेक्ष है, क्या है, इसमें आपके लिए HW है। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से तानसेन संगीत महोत्सव, इम्पोर्टेंट है, तानसेन संगीत महोत्सव, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है आप बताएंगे। कुछ बेसिक पॉइंट हम बता देते हैं। आपसे पूछा जाता है तानसेन का मूल नाम, क्योंकि मूल नाम से सवाल आ जाते हैं। तो तानसेन का जो मूल नाम होता है उनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम है, याद रखिएगा, तानसेन का। आपसे पूछता है बीरबल का मूल नाम महेश दास है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, धो धो पंथ किसका मूल नाम था आप बताइएगा, ठीक है, और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, और गदाधर चट्टोपाध्याय किसका मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है, इस बात को बताइएगा। लोकहितवादी किसे कहते हैं, जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। दीन बंधु किसे कहते हैं, ठीक है, और देश रत्न किसे कहते हैं, देश बंधु किसे कहते हैं, ये सभी बातें मैं पिछली क्लासों में सिखा चुका हूँ और इन्हें आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है त्यागराज संगीत समारोह। क्या, त्यागराज संगीत समारोह। त्यागराज संगीत समारोह आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक में है, कहाँ पर, त्यागराज संगीत समारोह ये कहाँ है, कर्नाटक में। एक विशेष बात ध्यान देंगे, कर्नाटक में आपसे पूछा जाए काफी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पर, कर्नाटक में। और यही कर्नाटक जो है, कर्नाटक में बेंगलुरु है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, इस विशेष बात को ध्यान रखेंगे। कर्नाटक में ही सर्वाधिक रूप से हाथी भी पाए जाते हैं। हाथी दिवस आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1975 में चलाया गया था, ठीक है। अगला है त्यागराज आराधना समारोह, ध्यान दीजिएगा। त्यागराज संगीत महोत्सव पूछा जाए या संगीत समारोह पूछा जाए तो कर्नाटक में है, लेकिन त्यागराज आराधना समारोह पूछा जाए तो ये तेलंगाना में है। त्यागराज आराधना समारोह ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ठीक है। आपकी परीक्षा के लिए, पुलिस आदि के लिए इम्पोर्टेंट है गणगौर महोत्सव, तानसेन महोत्सव, त्यागराज संगीत समारोह, ठीक है। अगला है सर ए
फरोसा, सर्व ए गुल फरोसा। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली में मनाया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में मनाया जाता है। आप बताइएगा दिल्ली किस नदी के तट पर है? ठीक है। अगला है सप्तक संगीत समारोह, जानते रहिएगा। ITC संगीत समारोह। अगला है धराना संगीत समारोह, इम्पॉर्टेंट है। खजुराहो महोत्सव, खजुराहो महोत्सव जानते होंगे, कहाँ मनाया जाता है? आप बताइएगा। VIMP पॉइंट है। ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष उत्सव हैं। ठीक है। अगला देखिएगा। अब हम आइए बात करते हैं कुछ महोत्सव राज्यों के हिसाब से, यानी जो महोत्सव है किन किन राज्यों में किस नाम से जाना जाता है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम देखेंगे, जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं। आपसे कभी भी पूछा जाए ध्यान दीजिए, जो महोत्सव है राज्य के हिसाब से। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। हाथी महोत्सव, यानी हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसे कहते हैं। ध्यान दीजिए ना। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर पेपर में पूछे जाता है तो 12 अगस्त है। लेकिन कभी पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया तो 1972 है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ना कि 1975। 1975 में घड़ियाल संरक्षण अधिनियम है। ठीक है। देखिएगा, पहला हम देखते ही नागालैंड। क्या? नागालैंड। नागालैंड में एक महोत्सव मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट रूप से ध्यान दीजिएगा। नागालैंड में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे हॉर्नबिल महोत्सव कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। हॉर्नबिल नाम का एक पक्षी होता है, आप इसे ढूंढ करके देखिएगा, मोबाइल में सर्च करके। बहुत प्यारा पक्षी होता है। ठीक है। उसी के याद में ये मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सबके यहाँ पर नीलकंठ को देखते हैं, कहते हैं भगवान मानते हैं कि विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हॉर्नबिल है, इसको यहाँ के जनजाति समुदाय के लोग भगवान का अवतार या भगवान का रूप मानते हैं, जिसके रूप में इसकी पूजा होती है। इसी को हम हॉर्नबिल महोत्सव के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपके लिए HW है कि नागालैंड के वर्तमान CM कौन है? ठीक है। जरूर से जरूर बताइएगा। यहीं पर नागा हिल्स भी पाई जाती है। ठीक है। और कौन सी ऐसी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की जो नागा पहाड़ियों से निकलती है? ध्यान दीजिएगा। अगला है नागालैंड की स्थापना आपसे पूछा जाए कब हुई? आपसे पूछा जाए संविधान लागू हुआ तो भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे, जिनमें से 15वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया सन 1966 में। 1960 में कौन हो जाएगा? बम्बई को तोड़कर क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आप बताइएगा। ठीक है। उसी तरह से देश का 16वां राज्य पूछा जाए तो नागालैंड बनता है। क्या? देश का 16वां राज्य कौन बनता है? नागालैंड। ठीक है। जिसकी स्थापना 1963 में होती है, चाइना युद्ध के बाद। ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? आप बताइएगा। ठीक है। अगला है, तो ध्यान दीजिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड। ठीक है। अगला है लद्दाख। आप अपना माइंड सेट मत बनाइएगा कि बस महोत्सव है, नहीं। मिलते हुए पॉइंट से भी देख लीजिए, समय बहुत कम है। अब यही समय है जो सब कुछ करने का है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। लद्दाख। लद्दाख में कौन सा है? तो लद्दाख में अक्सर पूछा जाता है लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? VIMP पॉइंट है। आपको बताना होगा पश्मीना नाम की भेड़, यानी पश्मीना नाम की भेड़ कहाँ पाई जाती है, इसमें सबसे उत्कृष्ट कोटि का जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है। देखिएगा, लद्दाख। लद्दाख जो है, यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे लोसार महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? लोसार महोत्सव कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कभी आपसे पूछा जाए कि लद्दाख, लद्दाख में एक हेमिस मठ है जो बौद्धों का है, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी बौद्धों की है। ठीक है। और दिस्किट मठ भी यही है। और एक बात बता दें, आपसे कहीं पूछा जाए हेमिस जो है नेशनल पार्क कहाँ है, तो हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
और यहीं पर नुब्रा वैली भी है, इम्पॉर्टेंट है, समझ जाइएगा। और यहीं पर आपसे पूछा जाए कि सिंधु की सबसे पहली भारत में सहायक नदी कौन है, उसका नाम याद रखिएगा, वो है श्योक। क्या नाम है? श्योक नदी है। ठीक है, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र भारत में एंट्री करती है, तो यहाँ से आकर के श्योक नदी आकर के मिल जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगला है लद्दाख से क्या पूछा जाएगा। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ठीक है, ये बताइएगा। और आपसे फिर पूछा जाएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन है, उसका नाम है लद्दाख। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर है, आप बताइएगा। इसे शीत मरुस्थल या श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, कौन है बताइएगा। ठीक है, अगला नाम है, ध्यान दीजिएगा, गोवा। ठीक है, क्या? गोवा। तो ध्यान दे लीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अगला है गोवा। गोवा में सिग्मो महोत्सव, कौन? सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, हमने अभी बताया। ठीक है, कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में हो जाएगा। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में है। और इसके बाद है लोसार महोत्सव, ये आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, अगला देखिएगा, गोवा में और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। गोवा में एक पोर्ट है जिसे मर्मुगाओ, क्या? मर्मुगाओ पोर्ट कहते हैं, जो जुआरी नदी पर है। कौन सा? जुआरी नदी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं, एक मांडवी, एक जुआरी। जुआरी नदी जो है ये एस्चुरी, जुआरी नदी के एस्चुरी पर जो है मर्मुगाओ पोर्ट पड़ता है, इस बात को जानिएगा। गोवा की प्रमुख भाषा कोंकणी है। ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो मर्मुगांव क्षेत्र है, यहाँ तक का क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला, कहीं पूछा जाए कि गोवा में एक वाटरफॉल है, वह वाटरफॉल कौन है, तो गोवा में एक वाटरफॉल है जिसे हम दूध सागर कहते हैं, जो यहाँ की जीवन रेखा मांडवी नदी है, मांडवी नदी के मांडवी नदी से बनता है, इम्पॉर्टेंट है। आपसे अक्सर पूछा जाता है दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, लेकिन दूध को संस्कृत में दुग्ध कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दूध को संस्कृत में दुग्ध कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है दुग्ध महोत्सव, सॉरी, दुग्ध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो दुग्ध सागर जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। कौन सा? नर्मदा नदी पर है। कैसे याद रखेंगे, तो दूध को हिंदी में क्या कहते हैं, दूध कहते हैं, लेकिन संस्कृत में दुग्ध कहते हैं। और संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उनका नाम कालिदास जी है। ठीक है, महाकवि कालिदास ये मध्य प्रदेश में ही पैदा हुए थे, ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से संस्कृत वाला जो है वो कहाँ है, वो आपका जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दुग्ध सागर जलप्रपात कहाँ है, दूध सागर जलप्रपात ये नर्मदा नदी के तट पर है, और दूध सागर मांडवी नदी के तट पर गोवा में पड़ता है। ठीक है, आपको बताना होगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, किस नदी पर है, कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ पर है, ठीक है, बताइएगा। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, आपको बताना होगा। ठीक है, अगला है जम्मू कश्मीर। आपसे गोवा से कुछ पॉइंट हैं, आपसे पूछा जाए गोवा भारत का यूटी कब बना, 1961। ठीक है, इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, और यहीं पर आपको बता दें कि ब्लू वाटर पॉलिसी जब चलाई गई थी, तो किसने अपनी राजधानी कोची से गोवा स्थानांतरित की थी। ठीक है, उसे राजा राम मोहन राय का पुरोगामी भी कहते हैं, आप बताइएगा इस बात को। ठीक है, उसकी समाधि गोवा में ही है, कौन सा पुर्तगाली था। ठीक है, गोवा की स्थापना स्टेट के रूप में कब होती है, 1987। ठीक है, आपको बता दें 1987 में 3 राज्य अस्तित्व में आए, कौन कौन? गोवा, अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हेरात त्योहार कहते हैं। क्या? हेरात त्योहार। हेरात त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, यहीं पर नमदा कला मनाई जाती है। ये नमदा कला क्या होता है? नमदा कला अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ये चटाई बुनने की कला होती है। क्या? ध्यान से रखना। जम्मू कश्मीर में नमदा कला जम्मू कश्मीर की एक कला है जिसे नमदा कला कहते हैं। जो इसका मुख्य काम होता है चटाई बुनने की कला होती है, यानी चटाई बनाई जाती है। इसी कला को हम नमदा कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है जम्मू कश्मीर भी इसी समय बना हुआ है। ठीक है, आपसे फिर से एक सवाल पूछेगा कि बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, या ऊंचाई पर सबसे स्थित झील कौन है उसे बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वह है उलर झील। कौन सी झील है? उलर झील। आपसे फिर पूछेगा उलर झील से कौन सी नदी प्रवाहमान होती है? उसका नाम हो जाएगा झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी। नर्मदा। ध्यान रखिएगा, जो उलर झील है, उलर झील से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? उलर झील से झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम का वैदिक कालीन नाम पूछा जाए तो आपको हो जाएगा वितस्ता। क्या? वितस्ता। और ध्यान रहे इसी के तट पर एक हाइडे स्पीड नाम का प्लेस था, जहाँ पर पहली बार 326 ईस्वी में 326, ध्यान रहे, ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। ये कहीं कहीं पर 327 में लिखा है तो आप समझ जाइएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, झेलम पूरी तरह से याद रखना। ठीक है, तुलबुल, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं भी यहीं पर हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। झेलम जो है, झेलम नदी प्रवाहित होती है उलर झील से। कैसे? तो देखिएगा, एक जो झेलम नदी है, झेलम नदी प्रवाहित होती है इस प्रकार से। जब कोई नदियाँ इस प्रकार का मार्ग बनाते हुए चलती हैं, इसे विसर्पित मार्ग कहते हैं। क्या? विसर्पित नदियाँ कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जरा बताइए, ये नदी घूम करके जा रही है और कुछ समय के बाद, अर्थात लंबे समय के बाद, यहाँ पर मैदान प्लेन होता गया और इस प्रकार से नदी इधर न घूम करके सीधे गई, अर्थात अपना मार्ग बदल लिया। तो बताइए, पानी इधर भी है और पानी इधर भी है, ये दोनों आकर के डायरेक्ट मार्ग आ गया पानी का। ठीक है, तो बताइए पानी बीच में स्टेबलिश हो जाएगा ना, और बात बीच में पानी स्टेबलिश हो जाएगा तो पानी भर जाएगा, तो ये जो है एक झील का रूप ले लेगा। इस बात को समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये गाय की खुर की जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए ऐसी जो झील बनती हैं इन्हें गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि विसर्पित नदियों से कौन सी झीलों का निर्माण होता है, उन्हें हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है, ऐसे ही बनता है एक जिसे हम कहते हैं लैगून झीलें। लैगून झीलें कौन सी होती हैं? जिनमें से भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील हो जाती है। इनको पानी ये होते हैं जमीन के अंदर, लेकिन इनको पानी प्राप्त होता है सागरों से। ऐसी जो झीलें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लैगून झील के नाम से जानते हैं। जैसे चिल्का हो गई और वेम्बनाड झील हो गई। ध्यान दीजिएगा, वेम्बनाड झील केरल में है, जो सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन है? आप बताइएगा। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, और सबसे गहरी झील कौन है? आप बताइएगा। ठीक है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा लवड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे ज़्यादा लवड़ी झील पूछा जाए तो आपका सांभर झील राजस्थान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी लवड़ी झील पूछा जाए तो उसका आंसर चिल्का झील हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील कौन सी है? आप बताइएगा। ठीक है, इन बातों को विशेष ध्यान देना। ठीक है, आपसे कुछ वैदिक कालीन नदियों के नाम पूछ लेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कहेगा गंडक। कौन? गंडक। गंडक का वैदिक कालीन नाम क्या है? तो गंडक का वैदिक कालीन नाम क्या है? सदा नीरा। इम्पोर्टेंट है, सदा नीरा। इस बात को समझ जाइएगा।
गंडक गंगा की सहायक नदी है। आपसे पूछा जाएगा रावी, रावी का वैदिक कालीन नाम क्या है? ठीक है। व्यास का वैदिक कालीन नाम क्या है? ठीक है। सिंध की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, ठीक है, व्यास और सतलज, इनको ध्यान दीजिएगा। तो सतलज को तो आप जानते हैं, सतलज कह देंगे शतुद्री है ना। लेकिन चिनाब, चिनाब का नाम है अस्किनी। चिनाब का वैदिक कालीन नाम क्या है? इसको ध्यान दीजिएगा, अस्किनी है। ठीक है। और व्यास का विपाशा है। क्या है? विपाशा है। ठीक है। और जो रावी है, रावी नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? इसे आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप बताइएगा कि रावी का नाम क्या है। ठीक है। अगला है, आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका वर्णन सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में मिलता है? कहाँ पर? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन सिंधु नदी का मिलता है। किसका? सिंधु नदी का मिलता है। लेकिन पूछा जाए ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन है? उसका नाम है सदा, उसका नाम है सरस्वती। क्या? सरस्वती। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इस बात को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, परुशरी नदी इनमें से किसको कहते हैं? ठीक है। आपसे फिर पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद से कुछ महत्वपूर्ण नाम। ठीक, जैसे यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है, गंगा का 1 बार वर्णन मिलता है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन मिलता है, और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसलिए इसे नदी तमा या माते तमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और आपसे पूछा जाए वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई? तो ये हो जाएगा सरस्वती के नदी के तट पर हुई है। इसीलिए सरस्वती, माता सरस्वती को, ठीक है, अर्थात वागेश्वरी को क्या कहते हैं? ज्ञान की देवी के नाम से जानते हैं। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। वेद कौन कौन से हैं आप बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ठीक है। सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद को कुल मिलाकर के 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्रमशः मंडल के नाम से जानते हैं। इनमें से पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जुड़ता है। तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल या तीसरे अध्याय में जो है किसका वर्णन मिलता है, इसे आप बताइएगा। ठीक है। और 7वें मंडल में आप इसको जानिएगा, एक दशराग्नि युद्ध होता है, इसका वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। और तीसरे मंडल में आपको बता दें जो है गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है, इसकी रचना किसने की थी? तो गुरु विश्वामित्र ने की थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हेरात त्यौहार। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उलर झील कहाँ है? ये पूरी बात समझ गए होंगे। अगला नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसे ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में एक लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है। VIMP पॉइंट है। लाई हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। समीक्षा अधिकारी आदि मिलान करने के लिए बढ़िया सवाल बनते हैं। लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा, लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में है। हेरात महोत्सव ये आपका जम्मू कश्मीर में है। सिग्मो महोत्सव गोवा में है। लोसार महोत्सव लद्दाख में है। हॉर्नबिल महोत्सव ये आपका नागालैंड में है। ठीक है। जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। और पुथांडो महोत्सव क्रमशः तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए त्रिपुरा में है लाई हरोबा महोत्सव। ठीक है। त्रिपुरा की बात कर लें, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है आप बताइएगा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहीं पर बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जीरो लाइन पाई जाती है। भारत एकमात्र ही राज्य है
इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है आप बताइएगा। त्रिपुरा की स्थापना 1972 में होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में 3 राज्य अस्तित्व में 1972 में आते हैं। कौन कौन? तो हो जाएगा आपका त्रिपुरा, हो जाएगा मणिपुर और हो जाएगा मेघालय। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक है फगली महोत्सव या फगली उत्सव जो किन्नौर घाटी में है। आपसे इम्पोर्टेंट है, फगली महोत्सव कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ मनाया जाता है? किन्नौर घाटी में। ठीक है, और अगला है तबो बौद्ध मठ। पूछा जाए कहाँ है? तबो बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है धर्मशाला, जहाँ पर तिब्बत गुरु, जिन्हें हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं, वो निवास करते हैं, अर्थात उनका निवास स्थान है। इनकी कहानी फिर कभी देखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट रूप से 3 दर्रे जो पूछे ही जाते हैं। कौन कौन सा? एक है रोहतांग सिप किला, ठीक है, और बारा लाचला। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारा लाचला दर्रा, ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा नाम का क्षेत्र है, जहाँ पर ज्वालामुखी देवी का मंदिर भी है, समझ जाइएगा। और यहीं पर ज्वाला महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ज्वालामुखी मंदिर की लूट किस सुल्तान ने की थी आपको बताना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की स्थापना की बात कर लेते हैं। ये आपका टेक्सू राज्य अर्थात वर्तमान पंजाब से हट करके 1971 में अस्तित्व में आया। ठीक है, जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला है, अगले राज्य की हम बात करते हैं असम। ठीक है, असम का प्रमुख त्योहार है वोरांग। क्या नाम है? वोरांग। वोरांग महोत्सव या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर अम्बुदाची मेला लगता है। पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अम्बुदाची या अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका कामाख्या मंदिर के पास, अर्थात कामाख्या देवी मंदिर के दरबार के समीपस्थ, अर्थात यहाँ पर लगता है। कौन? अम्बुबाची मेला। कहाँ पर है? असम में है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, असम से कुछ बातें हम देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए माजुली द्वीप कहाँ है? तो माजुली द्वीप ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यवर्ती भाग में बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखना होगा माजुली द्वीप। ठीक है, आपसे बता दें जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे हम तिब्बत में यारलुंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसी को सांगपो भी कहते हैं। क्या? सांगपो भी कहते हैं, इसी को सांगपो भी कहते हैं। ठीक है, यारलुंग के नाम से कहाँ जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो याद रखना होगा ये तिब्बत में जानते हैं। तिब्बत में राम मानसरोवर के समीप निकट, मानसरोवर झील के निकट एक प्लेस है जहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहमान होती है तो ये इस प्रकार से जा करके एक अरुणाचल प्रदेश के पास में नामचा बरवा नाम का पर्वत पाया जाता है, जो यहाँ से ये टर्न लेती है और इस प्रकार से जब मुड़ जाती है तो यू आकार की घाटी का निर्माण करती है और यहीं पर एक बड़ा सा गड्ढे का निर्माण करती है, अर्थात इसे हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज, जिसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं क्योंकि दिहांग नदी के समीपस्थ है। इसे हम दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। देखिएगा, गार्ज और कैनियन क्या होते हैं? वे गड्ढे जो छोटे होते हैं उन्हें हम गर्त कहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा गहरे हो जाते हैं उन्हें हम गार्ज कहते हैं। और यही गड्ढे जब 5000 मीटर से अधिक गहरे हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कैनियन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सुंडा गर्त आप जानते हैं आपका कहाँ पर पड़ता है? तो वह हो जाएगा हिंद महासागर। लेकिन दुनिया का सबसे गहरा गर्त
तो दुनिया के सबसे गहरे महासागर में है, वो कहाँ है आप बताइएगा। ठीक है, अगला, तो ध्यान रखना होगा ये कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा। इस समीप से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, और यहीं पर एक दर्रा है जिसे यांग याप दर्रा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यांग याप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर एक पहली नदी आकर के मिलती है, इसे हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ती है तो यही नदी जब पहुंचती है असम में, असम में प्रवेश करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। और जब यही धुबरी से सादिया तक आगे बढ़ती है, और धुबरी से सादिया के आगे जब पहुंचती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेघालय के बाद, बांग्लादेश के बाद जब ये पहुंचती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में एंट्री करते ही इसका नाम जमुना पड़ जाता है। ठीक है, और इधर बाएं साइड से एक नदी आती है जिसे हम, ध्यान दीजिएगा, गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा आप जानते हैं किस नाम से बनती है। आपको हमने एक बात बताई थी, पिछली क्लास में सिखाया भी है कि आपके यहाँ पर 5 जो हैं प्रयाग हैं, उन्हें ध्यान दीजिएगा। एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा में एक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम क्या पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक गंगा नदी है जो निकल करके आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अलकनंदा पहले कहते हैं। क्या, अलकनंदा। अलकनंदा को ही हम विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। इसमें आकर के सबसे पहले एक नदी मिलती है जिसे हम धौली गंगा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, डी एन और एक नाम है पी। ठीक, टी एन पी। और इधर से एक नदी का नाम याद रखेंगे जिसे एम और बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है धौली गंगा। क्या नाम होता है, धौली गंगा। धौली गंगा का अलकनंदा से जब मिलन होता है तो यहाँ पर एक प्रयाग कहलाता है जिसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, क्योंकि आप जानते हैं अलकनंदा को ही हम विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे कि धौली गंगा प्लस विष्णु प्रयाग, धौली गंगा जब और विष्णु गंगा अर्थात अलकनंदा का जब मिलन होता है तो वहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, और आगे चल करके ये अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा में आकर के जब मिलती है उसका नाम होता है, एन खार होता है, नंदाकिनी। क्या होता है नदी का नाम, नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी और प्लस विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी प्लस विष्णु गंगा मिलती है तो यहाँ पर बनता है ना से नंदाकिनी, इससे बनेगा नंद प्रयाग। क्या बनेगा, नंद प्रयाग। और आगे चल करके यही विष्णु गंगा आगे बढ़ती है तो मिलती है पिंडार नदी से। पिंडार नदी से विष्णु गंगा का जब मिलन होता है तो ये कहलाता है कर्ण प्रयाग। क्या कहलाते हैं, कर्ण प्रयाग। और जब यही आगे चल करके बढ़ती है विष्णु गंगा ही, विष्णु गंगा में आकर के मंदाकिनी नदी मिल जाती है। कौन, मंदाकिनी। मंदाकिनी जब मिलती है तो ये कहलाता है रुद्र प्रयाग। ठीक है, और जब यही आगे विष्णु गंगा बढ़ती है तो इसमें आकर के मिलती है भागीरथी। जब भागीरथी मिलती है इसी को हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। इस बात को समझ जाइएगा, धौली गंगा और अलकनंदा का मेल हुआ तो विष्णु प्रयाग, और नंद नंदाकिनी का विष्णु गंगा या अलकनंदा से मेल हुआ तो नंद प्रयाग। ठीक है, पिंडार का मेल अलकनंदा से हुआ तो कर्ण प्रयाग, और जब मंदाकिनी का मेल हुआ आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु क्या कहते हैं,
अलकनंदा से तो ये कहलाया रुद्रप्रयाग। और जब भागीरथी का मेल होता है किससे, अलकनंदा से, तो ये कहलाता है देवप्रयाग। क्रमशः इन्हें ध्यान रखेंगे, लेकिन आप पुलिस आदि के लिए इन प्रयागों का नाम पूछा जाए उत्तर से दक्षिण क्रम तो क्या होगा, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। ठीक, कैसे याद रखेंगे, विष्णु भगवान नंद के यहाँ पैदा हुए तो नंद प्रयाग। ठीक है, ऐसा है नहीं, बस याद करने का तरीका है। ठीक है, और नंद प्रयाग ध्यान दीजिएगा, नंद अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, इनके जो इन्हीं के समकालीन कौन थे, कर्ण थे। और आगे ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कहा जाता है कर्ण प्रयाग में कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने जो है अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, और फिर आगे है रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र माने शंकर होता है ना, समझ सकते हैं। और फिर ये क्या है, देव हैं, तो विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे देखा जाए तो विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। ठीक है, VNKRD हमको तो ऐसे याद रहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ये आगे बढ़ती है, अब ये कहलाती है देवप्रयाग से गंगा नदी। और यही गंगा आकर के प्रयागराज में इससे यमुना मिल जाती है। ठीक है, समझिएगा। तो यही आगे बढ़ करके गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के बलिया से छोड़ करके बिहार में। फिर आगे जब जाती है तो ये पहुंचती है बंगाल। बंगाल में पहुंचती है तो बंगाल के समीप एक स्थान है जहाँ पर फरक्का बांध है या फरक्का बैराज है। यहाँ से एक नदी कट जाती है जिसका नाम हुगली होता है। पूछा जाए हुगली किसकी तरी का नदी है, तो वह गंगा की है। ठीक है, और यहीं से फिर से जब हुगली निकल जाती है तो कुछ दूर के लिए ये फिर से भागीरथी नदी कहलाती है। क्या, भागीरथी नदी कहलाती है। और यही आगे चल करके बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है गंगा नदी, इसी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, समझ जाइएगा। और इस प्रकार से इधर से ब्रह्मपुत्र आई जो जमुना के नाम से। ठीक है, ये बांग्लादेश में इनकी कर लिया है। तो अब ये जो जमुना है, जमुना में आगे बढ़ती है। अभी क्या नाम है इसका, जमुना। ठीक है, और इसमें आकर के एक नदी जो नागालैंड से निकल करके आती है उसका नाम होता है बराक नदी। ठीक है, इसी को मेघना के नाम से भी जानते हैं। जब यह मिलती है तो यही आगे चल करके मेघना कहलाती है। और इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या मेघना डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक कहानी हुगली की देख लीजिए। जब हुगली निकल करके आती है तो ये एक गंगा सागर नाम का हिंदुओं का पवित्र स्थल है बंगाली खाड़ी में। यहाँ पर डेल्टा बनाती है और यहीं पर कोलकाता बंदरगाह भी है। और इधर से एक नदी आती है जिसे हम दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर किसकी में सहायक है, ये हुगली की सहायक है। जरूर ध्यान दीजिएगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये असम से इतने पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। आप बताइएगा पूर्वोत्तर का सबसे प्रमुख जिला कौन है, और सबसे प्रमुख जिला कौन है, और दीमापुर इस राज्य में है जो काहे के लिए प्रसिद्ध है, आप बताइएगा। ठीक है, तो अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है, ध्यान दीजिएगा, असम में। अगला पूछा जाए केरल, केरल में क्या होता है, तो केरल में एक त्योहार है जिसका नाम है ओणम। क्या नाम है, ओणम त्योहार। यहीं पर वालांगी मेला भी लगता है। वालांगी मेला और ओणम त्योहार आप समझ जाइएगा। ओणम त्योहार किसकी याद में मनाया जाता है, आप बताइएगा। यहीं पर थुम्बी महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या, थुम्बी महोत्सव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केरल में थुम्बी महोत्सव मनाया जाता है और यहीं पर ओणम भी मनाया जाता है और वालांगी मेला भी मनाया जाता है। ठीक है, केरल में एक प्लेस है जिसे हम कोच्चि कहते हैं। कोच्चि को हम क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी अर्थात हम समझ सकते हैं इसे एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। अगला है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में ही अर्थात त्रिवेंद्रमपुरम, यहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रूप से है। ठीक है,
अगला नाम आता है उड़ीसा। क्या नाम आता है? उड़ीसा। इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है?